दर्शकों को जय फूले, जय भीम, जय भारत। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। वंचित आवाज ये उन लोगों का आवाज है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई, वंचितों की आवाज। आज हमारा चर्चा का मुद्दा है इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने कई सवाल उठाए समाज में, मेडिकल हिस्ट्री में। क्या है वो सवाल, ये जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर मगन ससाने जी, जो जनरल सर्जन है, पुणे से आए हैं। इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, इस नाम का संगठन आपने शुरू किया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन नाम का जो संगठन है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही महान ऑब्जेक्टिव है। आज के सिनेरियो में भारत में जितने भी डॉक्टर हैं, जितने पैथी के डॉक्टर हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, वेटरनरी, और उसमें से जो अलाइड ब्रांचेस है, फार्मेसी प्रोफेशनल्स है, लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स है और नर्सिंग प्रोफेशनल्स है। ये नहीं कि मेडिकल और जो पैरामेडिकल जितना भी हमने एरिया कवर किया है, वो सभी एरिया, सभी लोग ये इम्पा के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये इम्पा है। इम्पा और इम्पा की ये खासियत है कि फॉर एग्जांपल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, दैट इज IMA, ये IMA जो संगठन है, ये केवल एलोपैथी डॉक्टरों का ही संगठन है। और इम्पा जो संगठन है, ये इम्पा संगठन में जितना भी पैथी है, जितने भी डॉक्टर हैं, सभी प्रकार और पैरामेडिकल, वो सभी इंक्लूड करके ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया है। तो इसका मतलब ये है, ये एक सोशल रिक्वायरमेंट है कि हम लोग केवल डॉक्टरों के कल्याण का काम नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टरों का ये फर्ज बनता है। मतलब ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वेलफेयर नहीं है। डॉक्टर भी समाज से ही होता है और पेशेंट भी समाज से ही होता है। तो अगर डॉक्टर समाज से होता है, पेशेंट भी समाज से होता है, तो डॉक्टर ने समाज के लिए भी उसका जो उत्तरदायित्व बनता है, यानी कि सोशल हेल्थ हम कह सकते हैं उसमें। तो सोशल मतलब इम्पा में ये एक सोशियो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशियो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो ससाने जी, मैं सोसाइटी में मैं भी पार्ट हूँ, तो मैं क्यों आपको इम्पा में पार्ट लूँ, या मैं क्यों इम्पा में मौजूद होना चाहिए? सोसाइटी को क्या अवसर है? देखिए, भारत की जो हेल्थ सिस्टम है, ये हेल्थ सिस्टम यानी कि करंट हेल्थ सिस्टम, ये सोसाइटी के खिलाफ है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये सोसाइटी के खिलाफ है। किस आधार पर कह रहे हो ये? इसका जो आधार जो है, जो भारत के हेल्थ सिस्टम में जो 3 टायर सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर है और टर्शियरी हेल्थ सेंटर, दैट इज रेफरल सेंटर है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जो है, ये भारत में है लेकिन ना के बराबर है। उसमें कोई भी फैसिलिटी, जो सरकारें हैं, कौन सी भी सरकार हो, उसमें पेशेंट को भी कोई फैसिलिटी नहीं है और डॉक्टर को भी कोई फैसिलिटी नहीं है। ससाने जी, फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए देखता है। राइट। पर आपके जो इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में है। ऐसा क्यों है? हमको जो मिलता है, जिधर भी हमको इलाज मिलता है, अभी आप बोले हैं कि सरकारी दवाखाना में, सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, तो पेशेंट किधर जाना चाहिए? प्राइवेट में जाना चाहिए। पर आप तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में है। संविधान ने जो दिशा निर्देश दिए है, यानी कि जनता का जो पोषण आहार है, जीवन स्तर, दैट इज डिग्निटी ऑफ लाइफ। हेल्थ इज नॉट ओनली हेल्थ, इट डिसाइड द डिग्निटी ऑफ द लाइफ, डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग।
तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन डेमोक्रेसी में, मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी में इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनली सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करना सरकार को ही डिपेंड करना है इसको, बाकी और किसको नहीं। और दुनिया में फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो टोटल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट तो एक बात है ससानी जी, डॉक्टरों के अगर हम देखें हाँ, तो हम देखते हैं, अगर मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे ठीक से देखते भी नहीं, पर मुझे एक हफ्ता के बाद में उनका अपॉइंटमेंट मिलता है। एक हफ्ते के बाद में मुझे ठीक से देखते भी नहीं, एक चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में 10-12 टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट करवाने के लिए फिर से मैं लाइन में लगूं, और लाइन में लगने के बाद में मुझे टेस्ट होगा, रिपोर्ट लेकर फिर से डॉक्टर के पास आऊँगा, फिर 1 मिनट मेरे से बात करेगा और चिट्ठी लिखेगा, दवाई लिख कर देगा और मैं चला जाऊँगा। मेरा इलाज भी ठीक से नहीं होता है। तो डॉक्टरों के ऊपर ये जो अनएथिकल प्रैक्टिस डॉक्टर करते हैं, क्या पहले ये आप इसको मानते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस है? ऐसा है जो लोगों का जो सोच है ये सच है? यस, मैं ऐसा जाहिर मानता हूँ कि डॉक्टर अनइथिकल प्रैक्टिस करता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ। ससानी जी, डॉक्टर अनएथिकल प्रैक्टिस करता है। ये कैसा करता है हम जानेंगे, पर फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। वंचित आवाज में आपका स्वागत है। ससानी जी, आप डॉक्टर के मेडिकल एथिक्स के ऊपर कमेंट कर रहे थे, तो डॉक्टर के मेडिकल एथिक्स क्या होता है? ये जो मेडिकल इथिक है, इट इज नथिंग बट द ह्यूमैनिटी इन मेडिकल फील्ड। सो डॉक्टर के जो ड्यूटीज है, क्लियरली डॉक्टर ने ऑनेस्टली ड्यूटी करना चाहिए। ऑनेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डॉक्टर ऑनेस्ट नहीं है तो अभी आप जो इथिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये इथिक्स अब चला गया और उसके जगह मैथमेटिक्स आ गया है। इथिक्स की जगह मैथमेटिक्स ने ले ली है। क्या है वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब पेशेंट कौन से भी डॉक्टर के, अगर जो इथिकल डॉक्टर नहीं है उसके पास जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर का सोचने का तरीका अलग होता है। ये मुझे कितना दे सकता है, बल्कि उनको सोचना है मैं उसको क्या दे सकता हूँ। हाँ, पेशेंट ठीक करने के बारे में वो बाद में सोचता है, उससे पैसा पहले ले। हाँ, पहले सोचता है कि ये जो पेशेंट है मुझे कितना देगा, पूरा देगा क्या। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेडिकल इथिक्स में। और दूसरा, अभी जब मेडिकल एथिक्स, ये जो मेडिकल एथिक्स डॉक्टर फॉलो करते नहीं है, उनके ऊपर क्या पाबंदी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली इन डेमोक्रेसी ईच एंड एवरीबडी इज, वो जो अकाउंटेबिलिटी का जो सिद्धांत है संविधान में दिया हुआ है सिद्धांत, वो जो अकाउंटेबिलिटी का सिद्धांत को हर इसको लागू होता है। लेकिन आज तक किसी डॉक्टर के ऊपर बहुत ऐसा कम एक्शन हुआ है। इसका कारण में भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। जी, आपने बहुत मौलिक बात उठाई है, डॉक्टर के खिलाफ में एक्शन। ये दुनिया में अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स देखा गया तो दुनिया में अगर डॉक्टर छोटा सा भी गलती करता है और पेशेंट के हेल्थ से उसका कुछ गलती करता है या कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। भारत में कितना लाइसेंस कैंसिल किया अभी तक? मेरे तो कोई सुनने में नहीं ऐसा भारत में। मतलब भारत में अभी तक किसी का भी लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ ऐसा। पर हम तो बहुत कॉमनली सुनते हैं डॉक्टर ने बहुत गलती किया, डॉक्टर ने ऐसा किया, डॉक्टर ने पेशेंट को मार दिया, वो उसका बीमारी से नहीं, इसका दवाई से मार दिया, ऑपरेशन से मार दिया, ऐसा बहुत सुनते हैं हम। क्या है, डॉक्टरों के खिलाफ जो केसेस होते हैं उसका भी कारण होता है। इट इज ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अगर समझो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझो, अगर कांग्रेस का डॉक्टर है सपोज,
ऐसा कांग्रेस बीजेपी एक ही हम मानते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर कांग्रेस का डॉक्टर है तो बीजेपी का आदमी उसके ऊपर एलिगेशन करके केस डालता है। अगर बीजेपी का डॉक्टर हो, मतलब इसमें तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता है। पब्लिक इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। और अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, उसके ये होने के बावजूद भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में तो भी कम से कम एक का भी लाइसेंस कैंसिल नहीं किया अभी तक। नहीं, ये तो बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। और ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डॉक्टर्स है, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आपका इतना सर्विस में कितने दिन आप बहुत ही सेटिस्फैक्शन से आपका प्रोफेशन किया है? मेरा जो प्रैक्टिस हुआ है उससे मैं ऐसा दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पूरे प्रैक्टिस में मैं बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट नहीं हूँ। एक दिन के लिए भी? एक दिन के लिए भी सेटिस्फैक्ट। और आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो? मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं एक दिन भी सेटिस्फैक्ट नहीं हूँ। इसका कारण है, जब मैं पेशेंट देखता हूँ, पेशेंट की हालत देखता हूँ, तो मुझे ही दर्द होने लगता है। इतना बड़ा ये गंभीर मामला है, भारत में हेल्थ सिस्टम का बहुत ही गंभीर मामला है। जब पेशेंट आता है तो उसके पास पैसा भी नहीं होता ट्रीटमेंट के लिए, और वही उसी को हम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम रेफर भी करें तो उधर भी वही हाल है। उधर गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है, कुछ भी करना नहीं चाहती है। यानी कि मतलब आपके पास पेशेंट करवा नहीं सकता और गवर्नमेंट करना नहीं चाहता, तो पेशेंट जाए किधर? दे गो हैंड इन हैंड। और यही बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सोशली ये बहुत ही गंभीर है। तो क्या होता है, भारत में पहले जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, भारत में, ब्रिटिश भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन थी, 70 करोड़ लोग साथ बिलो पॉवर्टी लाइन थे। अभी 83 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन का छोड़ो, अभी वो भूख से मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। सेनगुप्ता कमेटी का रिपोर्ट यही बताता है। कमेटी का जो रिपोर्ट है वो यही है। ससाने जी, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी है तो डॉक्टर नहीं है, ऐसा हम देखते हैं। तो डॉक्टर अभी कई जगह में, कई अलग अलग राज्यों में 1 ईयर कंपलसरी सर्विस हर डॉक्टर को करना है। 1 ईयर कंपलसरी सर्विस करना है, ऐसा पॉलिसी बनाया है। तो हम आंध्र प्रदेश में देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, अलग अलग जगह में देखे, जिसके ऊपर आंदोलन भी हुआ है। डॉक्टर का कम्युनिटी इसके खिलाफ में है। और मैंने सुना है कि इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन ये 1 ईयर कंपलसरी सर्विस के खिलाफ में है। पर पेशेंट होते हुए मैं ये चाहता हूं कि मैं जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूं, मेरे को देखने के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है नहीं। तो गवर्नमेंट दे रहा है एक डॉक्टर को, तो आप इसके खिलाफ में क्यों हैं? देखिए, ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो सरकार की नीति है, ये बहुत ही गंभीर है। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके तहत ये जो एलपीजी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, तुम्हारा जो शासन प्रशासन में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के डॉक्टरों का एंड माइनॉरिटी के डॉक्टरों का जो रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स एनीवे एवरीवेयर, नॉट ओनली फॉर हेल्थ सिस्टम, इसको खत्म करना है। ये प्राइवेटलाइजेशन का उद्देश्य है। ससाने जी, ये कैसा खत्म होगा? 1 ईयर कंपलसरी सर्विसेज से प्राइवेटाइजेशन का संबंध क्या है? 1 ईयर कंपलसरी सर्विस से, तो मैं उस मुद्दे पर आता हूं। 1 ईयर कंपलसरी सर्विस से ये कैसा खत्म होगा हम जानेंगे। पर फिलहाल अब वक्त है एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे, हमारा चर्चा जारी रखेंगे। फिर से स्वागत है वंचित आवाज में। ससाने जी, 1 ईयर कंपलसरी सर्विसेज के खिलाफ में आप बात कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि 1 ईयर कंपलसरी सर्विसेज से पूरा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। ये कैसे खत्म होगा? भारत का जो शासन है, वो शासन ही जनता के खिलाफ काम करता है। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई देता। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और मैंने आपको ये जो बात कही रिप्रेजेंटेशन की, ये बहुत इम्पोर्टेंट। 1 ईयर कंपलसरी खत्म होगी। हाँ, 1 ईयर सर्विस से
सरकार को जो परमानेंट डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, उसकी कोई जरूरत ही नहीं होगी। वो कैसे? क्योंकि हर साल जो नए डॉक्टर आएंगे 1 साल के लिए, अगर 1 साल उसका खत्म हो गया, वो चला जाएगा, दूसरा डॉक्टर 1 साल आएगा, वो भी चला जाएगा, तो सरकार को स्किल डॉक्टर स्किल डॉक्टर अपॉइंटमेंट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर साल एक नया बैच आएगा, काम करेगा जाएगा, जस्ट लाइक एंड गिविंग चॉकलेट टू द पेशेंट। और वो जो डॉक्टर है जो 1 साल आता है, ही इज नॉट अकाउंटेबल एट ऑल हाउ ही इज ट्रीटिंग, इज ही टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट और नॉट, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। अगर मान लो अकाउंटेबिलिटी भी ला लिया उसके ऊपर, पर अकाउंटेबिलिटी लाने के बावजूद भी वो जो आप रिप्रेजेंटेशन कर रही है वो बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अकाउंटेबिलिटी, अगर मान लो अकाउंटेबिलिटी का लॉ भी बना दिया एक 1 ईयर कंपलसरी सर्विस में, उसके बाद रिक्रूटमेंट करने का जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है, रिक्रूट किए ठीक खत्म। द मेन ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ये प्राइवेटाइजेशन को मजबूत करने का मामला है। और प्राइवेटाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। इम्पा के जो पॉलिसी है उसमें आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नाम के एक एक्ट के खिलाफ में आपने मुद्दा उठाया है, और आपने गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये बैकवर्ड क्लासेस का डॉक्टर्स को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। ये क्या है? ये जो एक्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये जो कारपोरेट हॉस्पिटल है, कारपोरेट हॉस्पिटल को सेटल करने के लिए एक्ट है। अगर कारपोरेट हॉस्पिटल सेटल करना है गवर्नमेंट को, तो उसको जो छोटे छोटे क्लिनिक्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स है, और मैं तो ऐसा कहता हूँ जो मिशनरी हॉस्पिटल है, जो बहुत ही अच्छी तरह से सेवा दे रहे हैं, गरीब लोगों को सेवा भावी दे रहे हैं, उनको भी खत्म करने का प्लान ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से हो रहा है। नहीं, मतलब बड़े कॉर्पोरेट को बचाने के लिए छोटे छोटे मछली को खत्म कर दे रहे, बस यही ऐसा हो रहा है। अगर ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर अगर खत्म नहीं हुए, तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कैसे चलेंगे? उस पेशेंट ही नहीं जाएंगे उधर। और डॉक्टर के प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट क्लिनिक खत्म करने के बाद में वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है। गवर्नमेंट सेक्टर तो बंद पड़ी है, गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं है। और ये 1 ईयर कंपलसरी सर्विस से करने का जरूरत नहीं है जो आप कह रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में कंपलसरी प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। हर डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा। देखो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो एक्ट है, इसके 4-5 परिणाम है। उसमें से पहला जो परिणाम है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, हेल्थ केयर जो अभी इतना एक्सपेंसिव है, ये और एक्सपेंसिव हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। और एक तरफ से सेन गुप्ता कमेटी आपने बताया कि एक दिन में 6 रुपया तो 20 रुपया इनकम है, ये ऐसा है। तो क्यों महंगी हो जाएगी, ये सवाल है। क्योंकि इंश्योरेंस ही कॉर्पोरेट सेक्टर का रहेगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर की हॉस्पिटल रहेंगे, और जो इंश्योरेंस कारपोरेटर के हॉस्पिटल्स, अगर जो हमारे बहुजन समाज के 80% दीज आर द प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो है, छोटे मोटे हॉस्पिटल। ससाने जी, ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1 ईयर कंपलसरी सर्विस, ऐसे कई मुद्दे ना आपने आपके पॉलिसी में उठाया है जो जनता के खिलाफ में कर रहे हैं, ये आपका कहना है। तो अभी जो एस्टेब्लिश्ड मेडिकल एसोसिएशंस है, क्या उनको ये बात पता नहीं है? देखिए, खास तौर से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम का जो संगठन है डॉक्टरों का, ये 1928 से ये उनका काम चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शायद 2 या 3 डॉक्टर्स हेल्थ सिस्टम का प्लानिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया हुआ है। इसका ये सरल अर्थ है। जब हजारों संगठन देश में है, हर हॉस्पिटल में है, हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सारे संगठन देखते हैं डॉक्टरों का भी। जब इतने सारे संगठन है, आपने इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन नाम का संगठन क्यों बनाया? देखिए,
दुनिया में अगर सामाजिक तौर पे सफल होना है तो हमें नेतृत्व की ज़रूरत होती है, संगठन की ज़रूरत होती है और उस संगठन को जनता का समर्थन होना चाहिए। ये तीन चीज़ें सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बुद्धा जैसे महान आदमी को ही संगठन की ज़रूरत पड़ी, ज्योतिराव फुले जी को पड़ी, सभी संतों को संगठन की ज़रूरत पड़ी। महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, इन्होंने संगठन बनाया और समाज को आज हम देखते हैं कितनी हद तक वो आगे लेके गए हैं। तो सवाल ये है, हम डॉक्टरों में ऐसा संगठन बना के समाज को आगे लेना चाहते हैं, लेकिन आज के तारीख में हम अगर संगठन को देखते हैं तो IMA नाम का जो संगठन है, इन्होंने हेल्थ सिस्टम का पूरा सत्यानाश किया है। इन्होंने सरकार के माध्यम से और IMA के माध्यम से, ये जो गवर्नमेंट है, पूरा हेल्थ सिस्टम कारपोरेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। यानी कि जनता की जो हेल्थ है उसको में जो है वो खत्म कर दिया। गरीब लोगों को कुछ अल्टरनेटिव नहीं रखा। यही कारण है कि हमको इम्पा की आज के तारीख से जरूरत महसूस हुई। और दूसरा ये कारण है कि IMA नाम का जो संगठन है ये हमारा नहीं है, ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है। ब्राह्मण इसमें लीडरशिप कर रहे हैं और हमारे लोग केवल देख रहे हैं IMA क्या कर रही है, और आपके हितों का बात नहीं हो रहा, हमारे हितों का कुछ भी बात नहीं हो रहा है। तो यही कारण है कि ये इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन हमने बनाया है। हम इसको बहुत बढ़ाएंगे और जो डॉक्टर्स है, इम्पा के जो डॉक्टर्स है, वो केवल डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, ये समाज का जो वंचित लोग है, ये कार्यक्रम भी वंचित है, तो लोग जो वंचित है उनका ये नेतृत्व करने लायक डॉक्टर हम बनाएंगे, ताकि हमारे बहुत जरूरी है, उद्देश्य बहुत खास पूरा होगा। बहुत अच्छी बात बताया ससाने जी आपने। बहुत जरूरी है ये डॉक्टर जैसे जो क्रीम सोसाइटी होता है वो संगठन को लीड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वंचित आवाज के शो पे आया और बहुत खास मुद्दे पर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 1 ईयर कंपलसरी सर्विस जैसे बहुत खास मुद्दे पर दर्शकों को जागृत किया। आज हमारा वंचित आवाज एपिसोड इधर खत्म करते हैं, पर अगले हफ्ता एक खास मुद्दे को लेकर हम लौटेंगे वंचित आवाज में। जब तक जय फूले, जय भीम, जय भारत।